हेलो एवरीवन। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं था और फिर बाजार की गिरावट तो ये साबित कर ही रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना समय बर्बाद किए आइए यूनियन बजट 2026 से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिसने कल बाजार में धूम मचाई वो है एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी। अगर आप फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सरकार ने फ्यूचर पे एसटीटी 0.02% से बढ़ा के 0.05% कर दिए और ऑप्शंस प्रीमियम को 0.1 से 0.15% कर दिया है। गवर्नमेंट के अनुसार ये कदम एल्गो ट्रेडिंग या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, स्पेक्युलेटिव यानी सट्टेबाजी वाली ट्रेडिंग करते हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है। सरकार भारत में डेरिवेटिव मार्केट को, स्पेशली फ्यूचर और ऑप्शन के मार्केट को कम करना चाहती है क्योंकि उनका मानना है कि भारत की जीडीपी के मुकाबले डेरिवेटिव मार्केट का रेशो ज्यादा है। दूसरा पॉइंट है टैक्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स यानी शेयरों को इशू करने वाली कंपनी द्वारा उन्हें वापस खरीद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के भाषण में सभी प्रकार के शेयर धारकों के लिए शेयर बायबैक पर कैपिटल गेन के रूप में टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 शेयर हैं 100 रुपए के, तो आपने टोटल 1000 के शेयर खरीदे हैं। अब मान लीजिए कंपनी ने आपके पास प्रस्ताव रखा है कि ये शेयर हम आपसे 200 रुपए में वापस खरीदना चाहते हैं। तो आपने ये शेयर कंपनी को 10 × 200 यानी 2000 में बेच दिए। आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 रुपए। लेकिन पहले हमको क्या होता था, अगर आप टैक्स स्लैब 30% में आते हैं तो आपको 2000 का 30% देना पड़ता था। अब क्या हुआ है, अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसके ऊपर आपको सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स यानी 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा अगर आपने वो सिक्योरिटीज को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो। ठीक है, इस हिसाब से हमारा टैक्स होगा सिर्फ 125 रुपये। तो समझ लीजिए कि जहाँ आपका टैक्स जो था 2000 पे 30% जो कि 600 रुपये था, वो घटकर 125 रुपये हो गया है। और ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ध्यान रखें, ये प्रमोटरों के लिए नहीं है। कंपनी प्रमोटर के लिए अलग अलग दरें निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत बायबैक पे होने वाले प्रॉफिट पर डोमेस्टिक कंपनियों के प्रमोटर्स के लिए 22% और नॉन डोमेस्टिक कंपनियों के प्रमोटर्स के लिए 30% टैक्स ही होगा। इससे टैक्स बेनिफिट के लिए प्रमोटरों द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक शेयर बायबैक को डिस्करेज किया जाएगा और आम निवेशकों के लिए निष्पक्षता बनी रहेगी। थर्ड पॉइंट है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस में कमी। चाहे विदेश में एजुकेशन हो या मेडिकल पे एक्सपेंसेस हो या फिर कोई टूरिज्म के लिए हम जो एक्सपेंस करते हैं अब्रॉड में, उसके ऊपर टीसीएस लगता था। ये टीसीएस 5 to 20% था, ये घटकर 2% कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि पहले 10 लाख रुपए का टूर पैकेज बुक करते थे तो 20% यानी 2 लाख रुपए का टीसीएस हमें जमा करना पड़ता था, जिसे अब घटाकर 2% कर दिया है, यानी केवल 20,000 रुपए ही हमको एज अ टीसीएस डिपॉजिट करना पड़ेगा। इससे खर्च करने वालों के हाथ में कैश लिक्विडिटी बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट है टैक्स डिस्प्यूट रिलीफ। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स भर दिया है और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है कि आपको 2 नहीं 3 लाख रुपए इनकम टैक्स भरना था। तो अब अगर आपको इस डिस्प्यूटेड 1 लाख रुपए के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लड़ना है तो आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट का 20% यानी 20,000 रुपीज जमा करना पड़ता था। अब ये जो डिपॉजिट का रेट है वो 20% से घटाकर डायरेक्ट 10% कर दिया गया है, इसलिए अब आपको सिर्फ 10,000 रुपए ही जमा करने होंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब दरों में कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, जिस पर मिडिल क्लास की हमेशा नजर होती है। इस बजट में देश के फिस्कल डेफिसिट को कम करने पे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके लिए बजट का बड़ा हिस्सा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का हो गया है। इसके अलावा बजट में 7 रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है। कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु और दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच में कॉरिडोर शामिल है। उन्होंने ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की भी घोषणा की है। ये कॉरिडोर डंकुनी जो ओडिशा में है से सूरत गुजरात तक चलेगा। इसके सिवाय एजुकेशन के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजेस में एवीजीसी लैब सेट करने का प्रस्ताव लाया है। एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए। ये स्टूडेंट्स में कंटेंट क्रिएशन को एज अ स्किल डेवलप करने में मदद करेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी खोले जाएंगे। इसके सिवाय नॉर्थ इंडिया में मेंटल हेल्थ एजुकेशन के ऊपर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा भारत में डेटा सेंटर का उपयोग करके ग्लोबल लेवल पे जो सर्विसेज देने वाली विदेशी हाइपर स्केल कंपनियां हैं, उन्हें भारत में 20 वर्षों के लिए टैक्स हॉलिडे दे दिया गया है। सरकार के इस मूव से ग्लोबल हाइपर स्केल कंपनियों को भारत, सिंगापुर, यूएई या आयरलैंड जैसे देशों से ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इस नीतिगत कदम से भारत न केवल डेटा सेंटर की मांग के लिए एक उपभोक्ता बाजार के रूप में, बल्कि एक ग्लोबल क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई कंप्यूटिंग के सेंटर के रूप में भी स्थापित होगा। बाकी मोटा मोटी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है, ये मैंने टेबल में लिख दिया है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। ऑल टुगेदर मेरा ओपिनियन है, ये बजट बहुत कुछ नहीं लाया है मिडिल क्लास के लिए,
बट हाँ, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पे कदम उठाए हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए कदम उठाए हैं, जिसके फायदे हमको लॉन्ग टर्म में दिखेंगे। सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और ये डेटा सेंटर के टेक्नोलॉजी में मूव लिए हैं, इससे बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। सारी इकोनॉमिक, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपिंग सिटीज हैं, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब हम ये कह सकते हैं कि बहुत भले कुछ मिला नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव भी नहीं था। और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।